हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ सेंटर फॉर एम्बिशन। और आज के न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिला है जो कि स्पीशीज इन न्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम ने दो तरह की नई फ्रॉक्स की प्रजातियों को खोजा है इन दी अरुणाचल प्रदेश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास। देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, पहली न्यूज है डीडी न्यूज टू एयर कंटेंट बाय डिजिटल क्रिएटर्स। आपने देखा होगा जो डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, जनरली जिन्हें हम लोग इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, ये उनसे रिलेटेड न्यूज है, किस तरह से उन्हें एक गवर्नमेंट की बैकिंग मिलने जा रही है। ओके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, किस तरह से गवर्नमेंट की बैकिंग जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मिलने जा रही है। और ये बहुत ही अच्छी खबर है सभी के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो कि आज के टाइम पर हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ठीक है, हम लोग यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जिन पर सोशल मीडिया से हम जुड़े रहते हैं दिन भर। ठीक है, इसके बाद दिल्ली कोर्ट स्टाफर डाइज बाय सुसाइड। ये इन कंटिन्यूएशन विद आवर लास्ट डेज क्लास, हमने जो लास्ट क्लास में एक न्यूज पढ़ी थी, एक एडिटोरियल को एनालिसिस किया था कि किस तरह से ओवर प्रेशर, जो राइट टू डिस्कनेक्ट वाला बिल है, राइट टू डिस्कनेक्ट जो बिल था, ठीक है, हमने उसमें देखा था कि कैसे एक एना सेबेस्टियन नाम जो ईवाई के यंग एम्प्लॉय थे, उनकी डेथ हो जाती है। तो ओवर वर्क की वजह से एक और इंसिडेंट सामने आया है। एक फेस्टिव रिदम्स करके एक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक न्यूज है। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट बहुत छोटी सी न्यूज है। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट डिस्कवर 2 न्यू फ्रॉक्स, 2 नए फ्रॉक्स की स्पीशीज जो है वो न्यूज में आई है। ठीक है, स्पीशीज खोजी गई हैं, ये जीएस पेपर 3 तो है ही। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि स्पीशीज इन न्यूज एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूपीएससी को बहुत फेवरेट है। और यूपीएससी ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो ऐसे पूछता ही है जो कि स्पीशीज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद फल्टरन केस है। ठीक है, एक विमेन से रिलेटेड एक केस आया है जो हमें देखना है और जिसका हम GS2 पॉलिटी पर्सपेक्टिव से और गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। इट इज ऑल्सो इंक्लाइंस विद दी सोसाइटी पार्ट से भी ये इंक्लाइन करता है, ये वाला जो न्यूज है। ठीक है, इसके बाद सोमालीलैंड प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है, इसमें हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में देखेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज हैं, सोमालीलैंड जो है वो क्यों डिस्प्यूट में है और इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है आज की डेट में। एडीपीडी एक्ट डज नॉट डाइल्यूट आरटीआई एक्ट। ठीक है, ये एक न्यूज है जो कि हमारे ड्राफ्ट रूल्स आए हैं रिगार्डिंग विद राइट टू प्राइवेसी से डिजिटल प्राइवेट प्राइवेसी से रिलेटेड नए ड्राफ्ट रूल्स आए हैं जो कि आने वाले समय में रूल्स का रूप ले लेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड है। फिर अगेन वाराणसी टेंट सिटी एनजीटी दोबारा न्यूज में है। तो अब ये आप देख रहे हैं विद इन लास्ट 2 वीक्स, आई थिंक 2 हफ्तों में एनजीटी तीसरी बार रिपीट हुआ है न्यूज़पेपर में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ये एक संकेत है कि आने वाले प्रीलिम्स में एनजीटी से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हम तीसरी बार पढ़ने जाएंगे आज। ऑर्शनिक मिसाइल्स, बस आपको मिसाइल्स के बारे में जानना है कि ये ऑर्शनिक मिसाइल्स क्या हैं, कहां यूज होती हैं। इसके बाद कुर्दिश फाइटर्स, यहां से प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है, ये ऑलरेडी एक पीवाईक्यू से अलाइन न्यूज है, इसलिए ये चूज करी गई है क्योंकि एक इट हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस बाय यूपीएससी पीवाईक्यूज इन प्लेसेस इन न्यूज। अगेन फिर ग्रीनलैंड न्यूज में है, जो हमने कल ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा था, यूएस का डिस्प्यूट ग्रीनलैंड के साथ। तो यहाँ पर इटली की जो हेड है मेलोनी जी, उन्होंने किस तरह से कहा है कि यूएस नहीं कर सकता, ये जो मिलिट्री एक्शन का यूएस ने जो धमकी दी है ये बेसलेस है। ओके, वो नहीं कर सकता है, डज नॉट हैव पावर, क्योंकि नेटो कंट्रीज है, जो ग्रीनलैंड है वो नेटो का पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है, नेटो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और यूएसए भी नेटो का पार्ट है। तो दोनों नेटो कंट्रीज फिर एक कंफ्लिक्ट, रीजनल कंफ्लिक्ट पैदा कर देगी, इसलिए दिस इज अ बेसलेस न्यूज। ओके, शाह लॉन्चेस डेटाबेस ऑन बॉम्ब ब्लास्ट, एक इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत फैक्चुअल न्यूज है। ठीक है, एक डेटाबेस पोर्टल लॉन्च हुआ है, टेररिस्ट जो हमले होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट जो अटैक्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी हमले आज तक हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1999, वहां से लेके आज तक जो भी बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस हुए हैं उन सबको इस डेटाबेस में रखा जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट न्यूज। डीडी न्यूज
टू एयर कंटेंट बाय डिजिटल क्रिएटर्स। डीडी न्यूज, ठीक है, ये आप सब जानते हैं, दूरदर्शन की बात हो रही है यहां पर, जो गवर्नमेंट का न्यूज चैनल है या गवर्नमेंट का चैनल है, टीवी चैनल है, नॉट ओनली न्यूज, बहुत सारा कंटेंट आता है। ये डिजिटल क्रिएटर्स को एक स्पेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रसार भारती ऑन फ्राइडे, प्रसार भारती ने फ्राइडे को लॉन्च किया है क्रिएटर्स कॉर्नर। क्रिएटर्स कॉर्नर एक प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ऑन डीडी न्यूज। डीडी न्यूज पर एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि क्या करेगा, क्रिएटेड बाय डिजिटल क्रिएटर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री के अक्रॉस जितने भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं ये क्या हो रहा था। ओकेजन था जहां पे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि किस तरह से ये एक नया रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं डीडी न्यूज पे, और दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू वेव, ठीक है। यहां से अब क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अब देख लेते हैं। सो डिजिटल क्रिएटर्स, सबसे पहले अगर हम डिजिटल क्रिएटर्स की बात करें कि डिजिटल क्रिएटर्स होते कौन हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मल्टीपल ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, ठीक है, जहां पर हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, ठीक है। और ये रील्स शॉर्ट्स दे आर रिलेटेड विद डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, दे आर रिलेटेड विद ट्रैवल ब्लॉगिंग भी होती है यहां पर। आपने देखा होगा लोग व्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, बहुत इंफॉर्मेटिव भी होती है, एंड इट इज पीपल एंगेजिंग, यहां से लोगों को एंगेज किया जा रहा है। अब ये जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, जो भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे हेल्प इन बूस्टिंग इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस आर्टिकल में यहां लिखा हुआ है, boosting the content creator economy, adding 1 crore youth, generating new employment opportunities and contributing nearly 5,000 rupees crore to the ecosystem। यहां बताया गया है कि किस तरह से 5,000 करोड़ रुपीस का टर्नओवर होता है, इतना इकोसिस्टम में मनी जनरेट होता है, ठीक है। और आपने मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट भी पढ़ा होगा अपनी इकोनॉमी में, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर। अब जो मनी मल्टीप्लायर होता है, ठीक है, किस तरह से ये पैसा आता है और ये पैसा और ज्यादा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो जो इकोनॉमी को बूस्ट करने में इनका क्या योगदान है, जो भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं बहुत अच्छे तौर पर, बहुत सारा अच्छा खासा पैसा यहां से बनता है, ठीक है। अब प्रसार भारती, तो प्रसार भारती है वो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है, ठीक है। एक कॉर्नर रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, जिस पर्टिकुलर टाइम में जो रील्स और शॉर्ट्स हैं या जो न्यूज है जो कि वायरल चल रही है या जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमारी देश की सिटीजन्स हैं, देश की जनता है, वहां तक पहुंचाने के लिए उनके लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा प्रसार भारती के द्वारा। यहां पे इस न्यूज में एक बात करी गई है वेव्स की। वेव्स एक डिजिटल क्रिएशन का फेस्टिवल था जो कि लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है। यहां पर एक टर्म इवॉल्व हुआ था, एक टर्म बना था, दैट इज ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी ये लास्ट ईयर भी न्यूज में था, इस साल भी न्यूज में है। तो ये ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या है ये समझते हैं। व्हाट डज दिस ऑरेंज इकोनॉमी मीन्स? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब आप इकोनॉमी देखेंगे तो इकोनॉमी से समझ जाएंगे कि ये किस इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो कि क्या करती हैं, दैट लेवरेज क्रिएटिविटी। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं ये फिल्म्स की, म्यूजिक की बात कर रहे हैं, और जो कि जनरेट करती है वेल्थ। वेल्थ जनरेशन होती है यहां से और जॉब्स भी क्रिएट होती हैं।
ठीक है, अगर आप YouTube पर जाएंगे तो आपको YouTube पर बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स मिल जाएंगी जो कि नॉमिनेटेड, बहुत फिल्म फेयर नॉमिनेटेड मूवीज भी हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं जो कि हमारे सोशल इश्यूज पे बहुत सारी मूवीज आपको मिल जाएंगी, कॉमेडी जॉनर से काफी सारी न्यूज आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इस तरह की बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स आपको मिलेंगी। अब जब वो शॉर्ट फिल्म बन रही है तो वो एक तरह का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है टू द एस्पायरिंग एक्टर्स। जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको एक जॉब का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एडिटर्स हैं, एनिमेशन करने वाले लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे उस फील्ड से रिलेटेड मूवी, अगर हम म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पर क्रिएटिविटी और कल्चर की अगर हम बात करें तो लोग जिनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस और नेपोटिज्म की वजह से जिन लोगों को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता अपने टैलेंट को शो आउट करने का, वहां पर ये ऑरेंज इकोनॉमी जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म उभर कर आया है जहां पर लोग अपने टैलेंट को प्रदर्शित करते हैं एक बहुत अच्छे तरीके से, और दे हेल्प इन द इकोनॉमिकली बूस्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पर कंट्री की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है ऐसे लोगों का। तो ये ऑरेंज इकोनॉमी जो टर्म है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है, ध्यान से डेफिनेशन को समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑरेंज इकोनॉमी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं दैट लेवरेज क्रिएटिविटी, जो कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती हैं, कल्चर को बढ़ावा देती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को बढ़ावा देती हैं, जो कि वेल्थ को जनरेट करता है, पैसा बनाता है और जॉब्स क्रिएट करता है, ठीक है। आपने देखा होगा, से सपोज अगर कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब पर और उनका जो टर्नओवर है, जो वेल्थ क्रिएट हो रही है वहां से अच्छा है, तो उनकी एक पर्टिकुलर टीम होगी, उस टीम में काफी सारे एडिटर्स होंगे, कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, ठीक है, बहुत बड़ी टीम होगी जो कि जॉब्स क्रिएट कर रही है, वेल्थ जनरेट कर रही है नेशन में, ठीक है। तो यहाँ से ये वेव्स में जो ऑरेंज इकोनॉमी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि अब डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म प्रसार भारती लॉन्च करने जा रही है। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो प्रोग्राम है ये शाम को 7 बजे टेलीकास्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे, जिसका रिपीट टेलीकास्ट होगा अगले दिन सुबह 9:30 बजे, ठीक है। और यहाँ पर 4 से 6 रील्स या वीडियोस दिखाई जाएंगी डाइवर्स थीम्स पर, जो डिफरेंट थीम्स हैं उनको लेकर दिखाई जाएगी। ये ऑरेंज इकोनॉमी जो कि न्यूज में था, यहाँ से हमने इस चीज को देखा, ठीक है, किस तरह से ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, एक तरह से गवर्नमेंट की बैकिंग देने का, ताकि जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको एक रिकॉग्निशन मिलेगा यहाँ से। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते स्मार्टफोन्स, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे लोग हैं जो कि हैव नॉट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, हैव नॉट्स की कैटेगरी में आते हैं, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक स्मार्टफोन भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन नहीं होता है उनके पास। ऐसे लोगों तक जब डीडी न्यूज के थ्रू ये चीज पहुंचेगी, ठीक है, तो वहां से एस्पिरेशंस भी डेवलप होंगी और ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है हमारी सोसाइटी में ये भी कम होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी न्यूज की, दिल्ली कोर्ट स्ट्राइक, दिल्ली कोर्ट, ओके, दिल्ली की कोर्ट में एक स्टाफ थे जिनकी मृत्यु हो गई है सुसाइड करने से, उन्होंने आत्महत्या करी है, ठीक है। और उस आत्महत्या के पीछे, सुसाइड के पीछे क्या रीजन दिया गया है? एक्सेसिव वर्क प्रेशर, ओवर वर्क, ठीक है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था उनके ऊपर, ऐसा उन्होंने साइट किया है। तो यहां पर 35 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक नोट लिखा है, वहां पर उन्होंने बोला कि उन्हें 60% डिसेबिलिटी, ओके, he had 60% disability and the job assigned to him was very tough। उनको 60% disability थी, उसके बावजूद भी जो उन्हें जॉब असाइन, जो टास्क दिए जाते थे वो बहुत ज्यादा बर्डनिंग टास्क थे। उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी करी है अपनी अथॉरिटी से कि उन्हें लाइटर वर्क दिया जाए, ऐसा काम दिया जाए जो वो इजीली कर सके, लेकिन अगेन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, और ओवर वर्क के का चलते यहां पर उन्होंने अपनी जान गंवा दी, ठीक है। और इसके वजह से जो साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला है उनके कलीग्स के द्वारा। एक और एग्जांपल आपके प्रीवियस जो आर्टिकल है, प्रीवियस एडिटोरियल था, ठीक है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल में, उसमें आप इस चीज को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। कल्चरल डिस्प्ले, ये आपको ब्यूटीफुल सी पिक्चर दिख रही होगी, एक बहुत प्यारी सी पिक्चर है, ठीक है। संक्रांत फेस्टिवल, संक्रांति जो फेस्टिवल है वो नजदीक है, ठीक है, और वहां से रिलेटेड एक न्यूज आई है, ठीक है। ये जो आर्टिस्ट हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं संक्रांति संबरल्लू फेस्टिवल के लिए, जो कि विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज हुआ है। अब यहां से आपको क्या समझना है कि ये जो फेस्टिवल है, इसका
मोटिव क्या है, ठीक है। संक्रांति फेस्टिवल वी ऑल नो, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है। गुजरात में उसको उत्तरायण बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति बोलते हैं। ऐसे ही यहां पर बात करी गई है जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स होते हैं, तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स जो हैं इंडिया के, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में जहां पर तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स रहते हैं, वहां पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिस फेस्टिवल को कहा जाता है संक्रांति संबरलू, ठीक है। ये जो फेस्टिवल का नाम है ये आपको याद रखना है, कहां सेलिब्रेट होता है, तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स में होता है, उन इलाकों में जहां पर तेलुगु स्पीकिंग लोग रहते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वो क्षेत्र है। और ये ब्यूटीफुल सी पिक्चर थी जो कि आज के न्यूज़पेपर में थी, इसलिए ये चुना गया आर्टिकल। आप बस याद रखना है, तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स में जो संक्रांति फेस्टिवल होता है उसको कहते हैं संक्रांति संबरल्लू। आपसे आपके क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ये पूछा जा सकता है, पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है या यूपीएससी में भी आ सकता है कि संबरालू फेस्टिवल विच इज इन न्यूज, ओके, संबरालू फेस्टिवल जो कि एक न्यूज में है, वो फेस्टिवल किस रीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें तेलुगु स्पीकिंग रीजन तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ये चीज आप याद रखेंगे। अब इसके बाद एक एडिटोरियल है, ठीक है, और काफी एक ऐसा एडिटोरियल है जो कि हमें सोसाइटी से भी रिलेट करता है, ठीक है, और जीएस पेपर 2 पॉलिटी से भी रिलेट करता है। फल्टान केस इज ऑल्सो अबाउट विक्टिम्स डिग्निटी। यहां पर क्या हुआ है, फल्टान सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में अक्टूबर 2025 के अक्टूबर में महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है फाल्टन, वहां पर एक यंग लेडी डॉक्टर जो है सुसाइड कर लेती हैं। और क्यों सुसाइड कर लेती हैं, जो अपनी रिस्ट पर रीजन लिखा है उन्होंने कि उनको हैरेसमेंट किया गया है एंड शी इज सेक्सुअली मोलेस्टेड, उनका मोलेस्टेशन किया गया था बाय द पुलिस ऑफिशियल्स, ओके, पुलिस ऑफिशियल और एक और अनदर मैन, उनके द्वारा उनका हैरेसमेंट किया गया था, ठीक है। ये न्यूज उससे रिलेटेड है, ये जो पूरा आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में बताया गया है किस तरह से ये एक कंसर्निंग इशू है और इससे रिलेटेड कौन से लैंडमार्क जजमेंट हैं जो हमें याद रखने हैं। यहां पर बात करी गई है सबसे पहले इस पूरे आर्टिकल का जो जिस्ट है, वो आर्टिकल का जो जिस्ट आता है वो आता है सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियोस लगातार देखी हैं तो आपको ये जो वर्ड है ये दूसरी बार देखने को मिला होगा। सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन जो है, क्या है सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, कि एक व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है, कोई व्यक्ति के साथ कोई अपराध किया जाता है, उस अपराध के बाद कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनमें दोबारा से सोसाइटी, पुलिस ऑफिशियल्स, कोर्ट्स हमारे क्वेश्चन पूछ के उस व्यक्ति को दोबारा से उस घटना का एक और दौर याद दिला देते हैं, जिससे एक मेंटल ट्रॉमा क्रिएट होता है। तो जो हमारी सोसाइटी का जो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन है, दोबारा से उस घटना को हमारे मन में प्रदर्शित करने वाला, जैसे कि सपोज अभी ये घटना सामने आई कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक लेडी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया ड्यू टू एलिजेड मोलेस्टेशन, ठीक है, एंड हैरेसमेंट के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर वो सुसाइड नहीं करती तो उनका ट्रायल चलता। फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी क्वेश्चन करती कि उनका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर असैसिनेशन की बात करती, ठीक है, कि शी वाज इन्वॉल्व, उन्होंने ही कुछ हिंट्स दिया होगा, जैसे कि इस पूरे आर्टिकल में जो कि अच्छे से समझाया है और हम समझेंगे, ठीक है। इस तरह से सोसाइटी जो है दोबारा से क्वेश्चन करती है। फिर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जो लॉयर्स होते हैं फिर वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दोबारा से वही चीज उनके पूरे मेंटल ट्रॉमा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे देती है। तो ये जो सोशल विक्टिमाइजेशन है, इसका कल्चर हमारी सोसाइटी में किस तरह से हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहा है उसके बारे में जानते हैं। सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन क्या है, शिफ्टिंग ब्लेम, जो पूरा घटना हुई, जो पूरा अपराध हुआ, उसका ब्लेम को शिफ्ट कर देना, जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है, जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उसी पर ब्लेम डाल देना, ठीक है। एंड क्वेश्चनिंग, और उसी व्यक्ति से दोबारा सवाल जवाब करना, द विक्टिम्स बिहेवियर। ये प्रूव कर देना कि ये जो घटना हुई है ये आप ही की वजह से हुई है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपको इसका शिकार होना पड़ा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चनिंग द विक्टिम्स बिहेवियर, ठीक है, कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग द विक्टिम। ये जो कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग है विक्टिम को क्वेश्चन करने का, ठीक है, यहां से अगर
आप रिलेट कर पाए तो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन को सबसे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया था एक मूवी थी पिंक। पिंक एक मूवी आई थी, इस मूवी में बहुत अच्छे से ये जो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है इसे बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया है, अगर आपने देखी हो यहां पर इस चीज को बहुत तो इसके लिए एक लीगल मैंडेट बनाया गया था, लीगल मैंडेट टू प्रोटेक्ट, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था ताकि ये सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन को रोका जा सके। जो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन सोसाइटी में हो रहा है, जो हमारे सिस्टम में है, सिस्टम का पार्ट बन चुका है, उस सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन के खिलाफ एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, ठीक है, टू प्रोटेक्ट, लीगल मैंडेट टू प्रोटेक्ट अ विक्टिम्स डिग्निटी। विक्टिम की जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ बनाया गया था, ठीक है, इस लॉ का नाम है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट बनाया गया था 2013 में, 2013 में बनाया गया था, और इस एक्ट को निर्भया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप सभी को याद होगा कि जो निर्भया इंसिडेंट था वो कितना शॉकिंग था पूरे देश के लिए, तो तब ये जो निर्भया एक्ट है इसे इम्प्लीमेंट किया गया था कि ये जो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ एक लीगल मैंडेट, एक लीगल एक्ट, लीगल लड़ाई लड़ी गई थी और एक एक्ट बनाया गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, निर्भया एक्ट, जिसमें बोला गया था कि जो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन होता है उस विक्टिमाइजेशन को हमें रोकना है, ठीक है, सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन नहीं होना है। इसके साथ ही और क्या लीगल प्रोविजंस हैं, सेक्शन 50, सेक्शन 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो सेक्शन 50 है, ठीक है, ये 2023 में लागू हुआ है। इसने बात करी है, इसमें लीगली इंप्लाइज, यहां पर लीगल इंप्लीकेशन है, लीगली इंप्लाइज दैट वुमेन्स पर्सनल लाइफ, दैट वुमेन्स पर्सनल लाइफ, हर फ्रेंडशिप, उनकी जो दोस्ती है, मैसेजेस और हैबिट्स, मैसेजेस और हैबिट्स कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड बाय द डिफेंस, जो जिन्होंने ये अपराध किया है उनके द्वारा ये नहीं किया जा सकता, टू आर्ग्यू दैट शी डिजर्व इट और दैट her consent हमने एक एक्ट देखा, निर्भया एक्ट, जो कि 2013 में आया था। इसके साथ ही 2023 में जो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो उसका सेक्शन 50 है, वो कहता है कि अगर वुमेन के साथ कोई भी ऐसी घटना होती है, किसी भी महिला के साथ ऐसी घटना होती है, तो वहां पर जो डिफेंस है, डिफेंस उस विमेन की पर्सनल चीजों को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, पर्सनल फ्रेंडशिप को लेकर, मैसेजेस को लेकर, उनकी हैबिट्स को लेकर ये प्रूव नहीं कर सकता, ये आर्ग्यू नहीं कर सकता कि उसी महिला की गलती है और उसी महिला की गलती की वजह से ये अपराध हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये हमारा सेक्शन 50 जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द विमेन। ओके, यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है। और इसी में आगे देखें तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट हैं। लैंडमार्क जजमेंट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में विक्टिम की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करने के लिए एक केस था, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, versus Gurmeet Singh and others in the year 1996.
1996 में ये एक्ट आया था, जो केस हुआ था, ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह एंड अदर्स, 1996 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा था, कुछ पॉइंटर्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। क्या पॉइंटर्स थे, एक एक कर आप समझेंगे इन पॉइंटर्स को। विक्टिम्स टेस्टिमनी, विक्टिम की जो टेस्टिमनी है, जो उन्होंने बयान दिया है, शुड नॉट बी viewed with suspicion simply because she is a woman। ठीक है, इस पूरे केस में, जो कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 का जो केस है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी महिला का बयान इस नजरों से नहीं देखा जाएगा, सस्पिशन, संदेह की नजरों से नहीं देखा जाएगा, जस्ट बिकॉज कि वो एक महिला है, जस्ट ओनली कि वो एक महिला है, इसलिए उसके बयान को एक संदिग्ध नजरों से ना देखा जाए। ठीक है, और ये लीगल प्रोविजन बनाने की बात करी गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो और इसी लैंडमार्क जजमेंट में कहा गया था, यहां से जो परसेप्शन ऑफ लूज मॉरल्स, ये जो परसेप्शन ऑफ लूज मॉरल्स हम लोग बना लेते हैं किसी भी घटना के बाद किसी भी महिला के बारे में, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है, जो सर्वाइवर्स होते हैं, उन्हीं पर इल्जाम लगाया जाता है कि आपके ही कैरेक्टर में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, लूज मॉरल्स है, आपका लूज कैरेक्टर है, इस वजह से ये घटना हुई। इस तरह के परसेप्शन को पूरी तरह से नकार दिया गया था। ठीक है, और यहां बताया गया था कि ये जो परसेप्शन ऑफ लूज मॉरल्स है, इसे किस तरह से एक हार्मफुल है, उस पूरे ट्रॉमा को दोबारा से जागृत करने से, और उससे का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। तो ये जो परसेप्शन ऑफ लूज मॉरल है, ये नहीं होगा। इंसल्ट टू इंजरी नहीं होगी। ठीक है, उस विक्टिम को बार बार सवाल कर ये प्रूफ नहीं करा जाएगा कि गलती आपकी है। ठीक है, इंसल्ट टू इंजरी का प्रावधान था। और बैन ऑन आइडेंटिटी डिस्क्लोजर, बैन ऑन आइडेंटिटी डिस्क्लोजर, जो भी विक्टिम है, उस विक्टिम का जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, उस आइडेंटिटी को पर बैन लगा दी गई थी। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसएन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है हमारे, ठीक है, उसमें सेक्शन 72 है, वो इस चीज की बात करता है कि जो आइडेंटिटी को हम जो है प्रोटेक्ट करके रखेंगे, विक्टिम की आइडेंटिटी को किसी भी तौर पर, किसी भी कारणवश पब्लिक नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये था इस पूरे लैंडमार्क जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, यहां पर जो चीज कही गई थी गुरमीत सिंह केस में। अब यहां पर एक बात कही गई है, देयर इज अ लार्ज गैप। अब लॉ होने के बावजूद भी हमारा लीगल प्रोविजंस है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी हमारे कुछ सेक्शंस हैं जो इन सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। इन लीगल फ्रेमवर्क्स के होने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट होने के बावजूद भी क्या होता है, लार्ज गैप देखने को मिलता है। एक बहुत ही ज्यादा खाई देखने को मिलती है हमें किन चीजों के बीच में, बिटवीन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, बिटवीन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। जो ये पॉलिसी बनाई गई है, इसमें और हकीकत में जो प्रैक्टिस किया जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, इसी अंतर को हमें खत्म करना है। यहां पर लॉ हैज मूव्ड फॉरवर्ड, यहां पर एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है इस पूरे आर्टिकल में, लॉ हैज मूव्ड फॉरवर्ड, लॉ जो है वो तो आगे बढ़ गया है, लेकिन सोसाइटी का जो माइंडसेट है, द सोसाइटल माइंडसेट, जो सोसाइटल माइंडसेट है, इज स्टिल रूटेड, अभी भी वो इन अ पेट्रियार्कल पास्ट। हम लॉ के मामले में तो आगे बढ़ गए हैं, लॉ बना दिया हमने, हमारी सोसाइटी बहुत आगे बढ़ चुकी है लॉ के मामले में, लेकिन सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो अभी भी पितृसत्तात्मक सोच से भरा हुआ है। अभी भी जो पितृसत्तात्मक सोच है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, पैट्रियार्की जो है वो कूट कूट के भरी हुई है हमारी समाज में।
इस पेट्रियार्की को रिमूव करना है। जैसा कि आपने कुछ प्रीवियस दिनों में एक न्यूज भी सुनी होगी कि जो पंचायत होती है वहां एक कास्ट पंचायत ने विमेन के मोबाइल फोन यूज करने पर बैन लगा दिया था, ठीक है। तो ये जो पेट्रियार्कल सोच है ये अभी भी हमारे सोसाइटी के माइंड में रूटेड है। हम लॉ में कितना भी आगे बढ़ गए हो लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जरूरत है सोशल रिफॉर्म्स की। जो सोसाइटी है उसका माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी में आगे देखें तो यहां पर वे फॉरवर्ड दिया गया है कि क्या करने की जरूरत है, क्या किया जा सकता है जिसके द्वारा हमें सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन को, जो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन हो रहा है, ठीक है, दोबारा से उस घटना को दोहराया जा रहा है मानसिक रूप से, उसे किस तरह से रोका जा सकता है हमारी सोसाइटी में। तो यहां पर बात करी गई है पहली ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेन किया जाए और सेंसिटाइज किया जाए, सेंसिटाइजेशन, ट्रेन किया जाए, सेंसिटाइजेशन किया जाए, ठीक है। क्या, किसका, पीपल का, लोगों का सेंसिटाइजेशन, लोगों की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोसिक्यूटर्स जो सवाल पूछते हैं, जजेस हैं, ठीक है, पुलिस है, इन सबका जो है ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। कितने सारे लोग हैं पुलिस प्रोफेशनल्स में, ठीक है, जजेस में, जो लॉयर्स हैं, उनको नहीं है जानकारी सोशल इश्यूज के बारे में, उन्हें नहीं पता सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन क्या होता है। तो इसी सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन जैसे प्रोग्राम चलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। जो हमारे कोर्ट रूम्स है वहां पर और जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं वहां पर इस तरह के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। इसके बाद ही एंड, अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड में, दूसरा जो वे फॉरवर्ड है वो कहा गया है एंड विक्टिम ब्लेमिंग। जो विक्टिम को ही दोबारा से ब्लेम करने का जो कल्चर चला आ रहा है हमारे समाज में, इस चीज को हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, ठीक है, चेंज करना होगा। ट्रांसफॉर्म द इन्वेस्टिगेशन कल्चर, जो इन्वेस्टिगेशन का कल्चर है इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। मेकिंग इट, उसे बनाना होगा विक्टिम फ्रेंडली, विक्टिम फ्रेंडली बनाना होगा। जिसके साथ अपराध हुआ है उसका फ्रेंडली बनाना होगा, ठीक है। आप ये अच्छे से इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि आप सपोज किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ बुक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स फ्रेंडली होती हैं और कुछ बुक्स होती हैं जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होती हैं। जो बुक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखी होती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती हैं, वो आती हैं नॉट स्टूडेंट्स फ्रेंडली। और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, उसमें डायग्राम्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली होती हैं। तो जो हमारा विक्टिम फ्रेंडली कल्चर हमें बनाना होगा पूरा, इस विक्टिम फ्रेंडली कल्चर को बनाने की आवश्यकता है। एंड ऑफ विक्टिम कल्चर, विक्टिम को जो बैन करने का कल्चर है उस चीज को रोकना होगा। और तीसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया है दैट इज रिसोर्स बूस्ट, रिसोर्सेज बनानी होंगी हमें, ठीक है। रिसोर्स बूस्ट, रिसोर्स बूस्ट क्या है? फॉरेंसिक और डिजिटल एविडेंस की बात करी गई है यहां पे, फॉरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस। कि फॉरेंसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बढ़ाना होगा, ठीक है, एक्सपेंड लेबोरेटरीज, जो लेबोरेटरीज हैं, लैब्स हैं, फॉरेंसिक लैब्स हैं, उनकी संख्या बढ़ानी होगी, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। इसके साथ ही यहां पर बात करी गई है ऑडियो विजुअल स्टेटमेंट, ऑडियो विजुअल स्टेटमेंट का भी प्रावधान होना चाहिए। क्या प्रावधान होना चाहिए? कि जो विक्टिम है उसका वीडियो में या ऑडियो के थ्रू बयान लिया जा सके, बयान रिकॉर्ड किया जा सके। ऐसा ना हो कि उस व्यक्ति को कोर्ट ही जाना पड़ रहा है, ठीक है, आप जानते हैं कोर्ट जाता है, इतनी सारी मीडिया होती है, उस विक्टिम को और ज्यादा विक्टिमाइजेशन फेस करना होता है। वो व्यक्ति अल्टीमेटली नहीं फेस करना चाहता अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सोसाइटी को, नहीं, उस व्यक्ति को अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है ताकि वो उस ट्रॉमा से उभर सके। वहां पर भी हमारे जो पूरी मीडिया होती है वो कोर्ट रूम्स को घेर लेती है, पुलिस स्टेशन को घेर लेती है जब विक्टिम पहुंचते हैं। तो वहां पर भी ये जो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन का जो कल्चर है ये कहीं ना कहीं बूस्ट हो रहा है और इसी सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन के कल्चर को हमें रोकना होगा और यहां पर प्रावधान लाने की जरूरत है ऑडियो विजुअल स्टेटमेंट जैसे। ये पूरा जो वे फॉरवर्ड है इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएटेड आर्टिकल है। आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़िए, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल सोमालीलैंड से रिलेटेड, ठीक है। सोमालीलैंड
सोमालीलैंड इज नो लॉन्गर अ डिप्लोमेटिक एंड नोट। सोमालीलैंड जो है वो किस तरह से, अगर आपने देखा होगा जो सोमालीलैंड है, ठीक है, यहां से आप देखेंगे ये, अगर आप देखें पूरा जो मैप आपके सामने दिया गया है, या अगर आपके पास एटलस है तो उस एटलस को खोल सकते हैं और वहां से अफ्रीका वाला जो एरिया है यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मैप में आ सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, ये अफ्रीका है हमारा, ठीक है, यहाँ पर सूडान कंट्री है, सूडान की जो कैपिटल है खार्टूम है। यहां पर ये वाला जो एरिया है, ठीक है, विच हैज बीन मार्क्ड लाइक दिस, ये जो हमारा पूरा एरिया है, इस एरिया को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इसमें सीड कंट्रीज आती हैं, सीड सीड कंट्रीज, 4 कंट्रीज हैं जो कि सीड कंट्रीज का पार्ट है। सबसे पहली एस स्टैंड्स फॉर सोमालिया, या फिर यहां ना देखकर आप देखेंगे ये सोमालिया, ठीक है, पानी से लगा हुआ है, यहां पर इंडियन ओशन में लगा हुआ है सोमालिया। इसके बाद इथियोपिया, इथियोपिया की अगर हम बात करें, इथियोपिया, ठीक है, दूसरा कंट्री है इथियोपिया जिसकी कैपिटल है अदीस अबाबा। इसके बाद एरिट्रिया, एरिट्रिया के बाद डी जिबूती, ठीक है, जिबूती यहां पर आ रहा है। तो इसको इन चारों कंट्रीज को जो कि अफ्रीका के कॉर्नर पर है, यहां पर इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला जो चोक पॉइंट है। इस स्टेट को कहा जाता है बाबल मंडप, बाबल मंडप। ये जो बाबल मंडप वाला जो स्टेट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा रेड सी में जो ट्रेड हो रहा है उसके लिए यहीं से शिप जो है आपकी गुजरती हैं, ठीक है। यहां पर ये जो सोमालिया है, ये सोमालिया वाला जो इलाका है, अगर हम इसे जूम करके देखें, ये है सोमालिया। यहां पर सोमालिया में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनी है, ठीक है, और आज की नहीं बनी है, 3 दशक हो चुके हैं, 3 दशक पुरानी एक ऐसी जगह है सोमालिया में जिसने खुद को इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है कि भाई हम तो एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। उस राष्ट्र का नाम है सोमालीलैंड, ठीक है। हारगेसिया जिसकी कैपिटल है, हारगेसिया जिसकी कैपिटल है, सोमालीलैंड जगह है सोमालिया के अंदर, ठीक है। प्रोबेबल लोकेशन ऑफ इथियोपियन लीज यहां पर बात करी गई है कि ये वाला, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन से लगा हुआ ये वाला जो इलाका है सोमालीलैंड वाला, यहाँ के लोगों ने पीसफुली अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई हम तो अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी मानते हैं, एक राष्ट्र मानते हैं जो कि आजाद राष्ट्र है, सोवरेन राष्ट्र है। हालांकि किसी भी कंट्री ने इसको एक कंट्री का दर्जा नहीं दिया है, इसीलिए हम सीड कंट्रीज में सिर्फ सीड पढ़ते हैं, हम सोमालीलैंड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे जो मैप्स है हम उसमें नहीं देखेंगे। किसी कंट्री ने इतनी 3 दशकों में इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसे एज अ डिप्लोमेसी के तौर पर भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि सोमालीलैंड कोई कंट्री भी है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, हाल ही में दिसंबर 2025 में क्या होता है, दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 में इजराइल, इजराइल जो है क्या करता है, इसको इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज कर लेता है। इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट, कि भाई ये राष्ट्र तो जो है इंडिपेंडेंट है, सोवरेन है, इजराइल ऐसा कहता है। इजराइल ने किसी देश में पहली बार किसी कंट्री ने सोमालीलैंड को लीगल की एक दर्जा दिया है, रिकॉग्नाइज किया है कि ये सोमालीलैंड अपने आप में एक कंट्री है। यहां पर ये रिकॉग्निशन मिल जाता है, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा ये रिकॉग्निशन मिल जाता है। अब यहां पर इस आर्टिकल में कहा गया है कि ये रिकॉग्निशन मिलने से चाइना के लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाती है, चाइना के लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। अगर आप देखेंगे हमने पिछली कुछ क्लासेस में इंडिया और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज के बीच के रिलेशंस पढ़े थे, और हमने देखा था कि किस तरह से इंडिया जो है अफ्रीकन कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां से अपने बायलैटरल टाइज मजबूत कर रहा है। हमने उन्हीं आर्टिकल्स में यह भी देखा था कि किस तरह से चाइना का जो इंटरेस्ट है अफ्रीकन इकोनॉमी में, अफ्रीकन नेशंस में, वो भी बढ़ रहा है, चाइना भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर चाइना को लेकर एक डिलेमा है, चाइना के मन में एक दुविधा है, असमंजस में है चाइना कि क्या करे क्या ना करे, ठीक है। सबसे पहली चीज, चाइना का इंटरेस्ट है इन इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीकन कंट्रीज।
जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें इन्वेस्टमेंट का जो है प्लान है, इंटरेस्ट है चाइना का। लेकिन अगर ये चाइना इस चीज को बोल देता है, अब चाइना के पास दो रास्ते हैं, या तो वो सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर ले, ये इजराइल ने जो कहा है, ठीक है। अब क्या हुआ है, जब इजराइल ने कहा है, इजराइल एक ताकतवर नेशन है, बहुत पावरफुल नेशन है, अब इजराइल ने कहा है, अब यहां से क्या होगा, काफी सारे देशों में ये होड़ मच जाएगी सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करने की कि इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट है, ठीक है। अब यहां पर चाइना भी आ जाता है, चाइना को भी डिसीजन लेना पड़ सकता है। अगर चाइना हाँ कहेगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और चाइना ना कहेगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास जो इशू है वो है ताइवान का इशू। चाइना वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, वन चाइना प्रिंसिपल, कि भाई चाइना तो एक है और ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। जो आज सोमालिया में देखने को मिल रहा है कि वहां पर एक इंटरनल टेरिटरी जो है सोमालीलैंड, उसने अपने आप को एक सोवरेन इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित कर दिया है। ऐसा ही ताइवान एक इलाका है चाइना में जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री घोषित करना चाह रहा है, ठीक है। यहां पर इस आर्टिकल में यह भी लिखा है कि किस तरह से जो सोमालीलैंड है वो तो पीसफुली वहां के लोगों ने इस चीज को अपना लिया है, ताइवान अनस्टेबल कंडीशंस में है। अगर चाइना हाँ कर देता है तो चाइना पर यह सवाल उठेगा कि चाइना अपने जो इलाका है वहां पर तो एक कंट्री को इंडिपेंडेंट होने नहीं दे रहा है, तो उसका क्या अधिकार बनता है कि किसी पर दूसरे देश के इंटरनल मैटर को वो अगर रिकॉग्नाइज करता है तो उसमें चाइना का क्या हक बनता है, वन चाइना प्रिंसिपल के बेसिस पर यहां चले, ठीक है। अगर चाइना ना कर देता है इस चीज को कि सोमालीलैंड कोई देश नहीं है, इंडिपेंडेंट देश नहीं है, तो यहां से क्या होगा, उसे डर है उसे डर है कि यहां पर इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा इजराइल का और साथ में यूएसए का, ठीक है। इजराइल का भी इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, यूएसए का भी इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे नेशंस का इन्फ्लुएंस जो है यहां पर बढ़ जाएगा, जो कि राइवलरी में रहते हैं चाइना के साथ। तो चाइना को इस बात का भी डर है, ठीक है। अब ये दोनों डर होने के चलते चाइना असमंजस में फंसा हुआ है कि क्या उसे जो सोमालीलैंड है उसे एज अ सोवरेन इंडिपेंडेंट नेशन घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक जो अगर हम यहां देखें मैप में, अगर इस मैप में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जिबूती कंट्री है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती कंट्री है। यहां पर 2017 में चाइना ने ऑलरेडी अपना एस्टेब्लिशमेंट कर चुका है, यहां पर चाइना अपना मिलिट्री बेस बना चुका है, ठीक है। और जो सोमालीलैंड है वो यहां का पड़ोसी देश हो जाएगा, ठीक है। अगर चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है सोमालीलैंड को तो उसके लिए एक और खतरा है कि यहां जो इसका मिलिट्री बेस है जिबूती में, उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि यहां इस रूट से अगर ट्रेड होगा और यहां पर सोमालीलैंड आ जाएगा तो सोमालीलैंड का जो इन्फ्लुएंस है वो इस गल्फ ऑफ एडन में बढ़ जाएगा। अब जब गल्फ ऑफ एडन में सोमालीलैंड का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा तो यहां से चाइना को ट्रेड करने में दिक्कत होगी। चाइना ट्रेड कैसे करेगा, इस रूट से चाइना कैसे जाएगा, ये से दिक्कत होगी। तो चाइना जो है अभी इस वक्त इसी डिलेमा में फंसा हुआ है कि जो चाइना का जो वन चाइना प्रिंसिपल है उसकी वजह से चाइना अपने आप को मुसीबत में घेरे हुए है। तो यहां देखेंगे वन चाइना प्रिंसिपल जो है चाइना का, रेड सी कॉरिडोर, रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। चाइना जो ट्रेड करता है वो रेड सी के थ्रू करता है। यहां पर जो बाबेल मंडप स्ट्रेट है, बाबेल मंडप स्ट्रेट जो है, जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है, यहां से चाइना के बहुत सारे शिप गुजरते हैं और ये मैरीटाइम सिल्क रोड का पार्ट है। अगर यहां पर चाइना अगर रिकॉग्निशन नहीं देता है सोमालीलैंड को तो किस तरह से ये जो मैरीटाइम सिल्क रोड है चाइना का, इस पे खतरा देखने को मिल सकता है। और अगर रिकॉग्नाइज कर देता है तो किस तरह से चाइना की जो ताइवान की विजिबिलिटी है वो पूरी दुनिया में एक दोबारा उजागर हो जाएगी। ये पूरा आर्टिकल इस बात की कहता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से सोमालीलैंड जो है प्लेस एंड न्यूज में है। हालांकि इंडिया ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ठीक है। इंडिया हैज नॉट रिकॉग्नाइज, इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि सोमालीलैंड कोई रीजन है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में कंट्रीज में ये होड़ मच जाए कि वो इसको एज अ सोवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज करने लगे, ठीक है। अब यहां पर दूसरा आर्टिकल आ जाता है, शाह लॉन्चेस डेटाबेस ऑन बॉम्ब ब्लास्ट इन इंडिया। इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर काफी सारे, आप देखेंगे बहुत सारे दुखद इंसिडेंट हुए हैं इंडिया के इतिहास में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो 26/11 का हमला हुआ था भारत पे, ठीक है। मुंबई अटैक्स जो हुए थे 26/11 के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और वहां पर किस तरह से जो हमारा सिस्टम है वो एक तरह से फेल हो गया था उस चीज को कंट्रोल कर पाने में, ठीक है। और
न्यूज ने भी उस चीज को बहुत ज्यादा एस्केलेट किया था, हर चीज कवरिंग दी गई थी। अगर आपने कुछ मूवीज देखी हो, जैसे रिसेंटली रिलीज धुरंधर जो मूवी थी, उसमें भी इस चीज को बताया गया है किस तरह से जो मीडिया फुटेजेस थी उसको टेररिस्ट लोगों ने किस तरह से यूटिलाइज किया था अपने आर्म्स और एम्यूनिशंस के चलते और ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने का। ठीक है, यहां पर इसी चीज से रिलेटेड एक यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। अब क्या है ये, जो मेन पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो याद रखना है NIDMS, इसे याद रखिए। ठीक है, क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। आपको एग्जाम में NIDMS के नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है कि NIDMS क्या है, जो रिसेंटली अभी न्यूज में रहा है वो NIDMS क्या है। आपको याद रखना है कि उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट। जो भी एक्सप्लोसिव यूज किए जा रहे हैं, जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, ठीक है, उसमें क्या बॉम्ब यूज करे गए हैं, कौन से एक्सप्लोसिव यूज करे गए हैं, कौन सा पैटर्न यूज किया गया है इन बॉम्ब ब्लास्ट में, और दो या दो से ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट में अगर कोई सिमिलर पैटर्न है, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए पूरा डेटाबेस बनाया जा रहा है। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटली बनाया जाएगा, एक सिस्टम बनाया जाएगा। क्या फीचर्स हैं इसमें वो देखें। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि कंटेन करेगा, प्लेटफॉर्म दैट कंटेन, ठीक है, जो कि अपने पास इंफॉर्मेशन रखेगा डिटेल्स की, डिटेल्स ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट, डिटेल्स ऑफ एवरी बॉम्ब ब्लास्ट, जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं इंडियन टेरिटरी में सिंस 1999, 1999 से लेकर अब तक जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उनके बीच उनका सबसे पहले तो डिटेल रखी जाएगी। ठीक है, जो डिटेल है कि वो डिजिटली डेटा बेस में, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में रखी जाएगी। और यहां से क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहां पर बात करी गई है, इट विल स्ट्रेंथन कलेक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन, इंटीग्रेशन, सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन। यहां से जो इंफॉर्मेशन है उसे किस तरह से यूज किया जाएगा, ये जो है पुलिस के द्वारा भी यूज कर सकते हैं। यहां पर बोला गया है कि जो ऑनलाइन डेटा है, ये डेटाबेस स्टेट पुलिस एक्सेस कर सकती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इसे यूज कर सकती हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसे यूज कर सकती हैं। और यहां पर दो चीजों की बात करी गई है, अगर हम देखें वो दो चीज क्या है, मोडस ऑपरेंडी एंड एक्सप्लोसिव यूज्ड। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये दो चीजों को स्टडी करेगा। कौन कौन सी दो चीजें हैं, सबसे पहले तो मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी की कौन सा पैटर्न यूज किया है, जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है उस बॉम्ब ब्लास्ट में कौन सा पैटर्न यूज किया गया है, किस तरीके से उस बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, ये स्टडी करना। और कौन सा उसमें बॉम्ब यूज किया गया है, एक्सप्लोसिव यूज किया गया है, कौन सा RDX यूज किया गया है या दूसरा कोई किसी दूसरे तरीके का एक्सप्लोसिव यूज करा गया है, इस तरह की चीजों को ये स्टडी करेगा। इसके अलावा जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है इसका हेडक्वार्टर, कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट बनेगा, डेटाबेस सिस्टम बनेगा, इसका एक हेडक्वार्टर बना है। ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो गैरिसन है मानेसर में, मानेसर कहां है, हरियाणा, ठीक है, मानेसर हरियाणा में इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा। प्लीज इस हेडक्वार्टर को नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का या फिर इसको अपने नोट्स में मेंशन कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहां पर, PCS एग्जामिनेशन में 110% इस बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 110% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है कि रिसेंटली लॉन्च्ड जो एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डेटाबेस मैनेजमेंट जो यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, आपको मानेसर भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, सिटीज के नाम भी हो सकते हैं या फिर स्टेट के नाम भी हो सकते हैं। ठीक है,
इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद एनजीटी दोबारा से एक बार न्यूज में है। एनजीटी जो कि वाराणसी की टेंट सिटी थी, जो कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करी थी 2023 में। वहां पर कुछ एनवायरमेंटल वायलेशन के केस सामने आए हैं कि एनवायरमेंटल वायलेशन हुआ है। ठीक है, हमारे लिए ये पॉलिटिकल एंगल समझना जरूरी नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एनजीटी के प्रोविजंस को समझना। तो आइए एक बार और समझते हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी 2 बार देख चुके हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि एनजीटी कब एस्टेब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, 2010 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, किस ऑब्जेक्टिव, किस उद्देश्य के साथ एस्टेब्लिश हुआ था, उस ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे क्विक रिजोल्यूशन, कि जल्दी से जल्दी निस्तारण हो सके किस चीज का, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस हैं, एनवायरमेंट से जो भी रिलेटेड केसेस हैं, एंड नेचुरल रिसोर्स केसेस, जो कि नेचुरल और या एनवायरमेंट से रिलेटेड या नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड जो भी केसेस हैं, उनका क्विक रेजोल्यूशन हो सके। तो क्विक रेजोल्यूशन के लिए बात करी गई थी कि विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर इस चीज का निस्तारण हो जाए, इस केस का निस्तारण कर लिया जाना चाहिए, केस रिजॉल्व हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जो आपको याद रखना है। अगर हम यहां पर कंपोजिशन की बात करें कि इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कौन कौन होते हैं, ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन के साथ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं एंड एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। 1 चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। यहां अगर हम टेन्योर देखें कि कितने अवधि तक ये अपना कार्यकाल संभालते हैं, अप टू 5 इयर्स, या तो 5 साल तक, और 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा, या तो 5 साल या 65 इयर्स। कोई भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, नो रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। एक बार आप अपॉइंट हो गए, उसके बाद आप दोबारा से उस पोस्ट पर अपॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन है, इन्हें अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इंडिया जो है वहां उसके कंसल्टेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है चेयरपर्सन को। इसके साथ अगर हम मेंबर्स के अपॉइंटमेंट की बात करें, उन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, सिलेक्शन कमेटी फॉर्म होती है। ठीक है, और हमने लास्ट क्लासेस में एक चीज देखी थी कि ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कुछ एक्ट्स जो है वो गवर्न होते हैं। आपका काम है उन एक्ट्स को याद करना और कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, प्लीज इस काम को पूरा कीजिए। और ये था पूरा एनजीटी से रिलेटेड। अब यहां पर एक न्यूज है, रशिया हिट्स यूक्रेन, रशिया ने यूक्रेन को हिट किया है, एक मिसाइल यूज करी है, जिस मिसाइल का नाम आपको याद रखना है ओरेशनिक मिसाइल। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो हम इस चीज को आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। बस आपको नाम याद रखना है। ओरेशनिक मिसाइल्स जो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो कि रशिया ने यूज करी हैं अगेंस्ट यूक्रेन। ठीक है, इसके बाद एक और है, कुर्दिश फाइटर रिफ्यूज टू लीव सीरियाज अलेप्पो आफ्टर ट्रूस। अगर हम देखें, एक जो है अलेप्पो जो जगह है, ठीक है, यहां से आपने जो देखा होगा, ये जो अलेप्पो है, ठीक है, इसे याद कर लीजिए। ये कहां पर है? सीरिया में है। ठीक है, अलेप्पो कहां पर है? सीरिया में है। ये जो चीज है, प्लेसेस एंड न्यूज में ऑलरेडी 2 बार यूपीएससी पूछ चुका है कि मैच पेयर्स बना के आते हैं कि कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच है। अलेप्पो कहां पर है? सीरिया में है। ये चीज याद रखेंगे, सीरिया में अलेप्पो, अलेप्पो सीरिया, अलेप्पो सीरिया, अलेप्पो सीरिया। इसे दोबारा बार बार रिपीट कीजिए, अपने ब्रेन की मेमोरी में बैठा लीजिए। एक बार हो सके तो टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, अलेप्पो सीरिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड से रिलेटेड न्यूज है। ग्रीनलैंड के बारे में हमने जाना, ठीक है, नेटो के बारे में हमने पढ़ा था
कि जो भी चीज हुई है पिछले कुछ दिनों में, जो डेवलपमेंट तो नहीं कहेंगे, जो भी यूएसए के द्वारा धमकियां दी गई हैं ग्रीनलैंड को लेकर। पहला यूएसए ने वेनेजुएला पे अटैक किया, वहां के प्रेसिडेंट उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लेना, दूसरा टैरिफ्स को लेकर इतनी बात कहना, और फिर ग्रीनलैंड को लेकर ये बयान आना कि ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहता है यूएसए, सीधे सीधे तरीके से दे दिया जाए या फिर अन्यथा यूएसए को एक मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इस चीज की सिग्निफिकेंस समझिए कि ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है। ये आपको पूरा नॉर्थ पोल दिख रहा है, नॉर्थ पोल का ये मैप है, आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक रीजन्स में नॉर्थ पोल का ये मैप है, और यहां पर है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क की टेरिटरी है, और डेनमार्क नेटो का मेंबर है, और यूएसए भी नेटो का मेंबर है। ठीक है, अब यहां पर हो क्या रहा है, सबसे पहले आप नेटो के बारे में जान, दो पॉइंट्स जो हमने पिछली क्लास में भी देखे थे, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नेटो बार बार न्यूज में आ रहा है, नेटो जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। हम दूसरी बार इस चीज को पढ़ रहे हैं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि नेटो का हेडक्वार्टर कहां है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कितनी टोटल कंट्रीज है नेटो में, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, हाउ मेनी टोटल कंट्रीज आर देयर इन नेटो टिल डेट, आज की डेट तक कितनी कंट्रीज है नेटो में, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, ये था हमने समझा नेटो के बारे में। ठीक है, और इसका एक आर्टिकल भी हमने पढ़ा था, जो मिलिट्री अलायंस की बात करता है, ये आर्टिकल 5 जो है नेटो चार्टर का, आर्टिकल 5 इसकी बात करता है। अब आप इस मैप को ध्यान से देखिए, यहां रशिया है, यहां यूएसए और कनाडा है। ये आर्कटिक ओशन है हमारा, ऊपर जो नॉर्थ पोल है, जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल यहां पर लाई करता है आर्कटिक ओशन में। इस तरफ हमारा रशिया है, ये यूएसए का अलास्का पार्ट है, अलास्का जो पार्ट है यूएसए का वो है, और यहां पर कनाडा आ जाता है। अब क्या होता है, अगर हम देखें वर्ल्ड मैप समझें। ठीक है, अभी फिलहाल यहां पर सपोज इंडिया है। ठीक है, और यहां पे हमने देखा रेड सी यहां पड़ता है, ऊपर है आपका रशिया, ऊपर है रशिया, और यहां पे है चाइना। चाइना इजीली क्या कर सकता है, चाइना यहां से शिप भेज सकता है, रशिया में जा सकता है, ये शॉर्टर रूट को वो ट्रेवल कर सकता है। लेकिन प्रेजेंटली करना क्या पड़ रहा है, चाइना को यहां से होकर गुजरना पड़ता है इंडिया से, और फिर रेड सी के द्वारा बाबल मंडप क्रॉस करते हुए और फिर यहां घुसते हुए तब वो रशिया में जाके पहुंचता है। चाइना की कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ शिपमेंट कॉस्ट का खर्चा देना पड़ता है, ज्यादा टाइम ट्रेवलिंग होता है, जो भी एक्सपोर्ट है उनके डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को बचने के लिए यहां से ये रास्ता अपनाया गया है। ठीक है, अब यही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां से क्यों नहीं जाता है चाइना, क्यों नहीं जाता है, क्योंकि ये जो है इलाका पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, और ये बहुत वैसी बर्फ है जिसपे शिप नहीं चल सकती, आइस ब्रेकर शिप्स अगर हो तो उनकी बात अलग है। अब यहां पर ये चीज जो है, इस पूरे एरिया को अगर ये ग्रीनलैंड जिसका होगा वो इस एरिया को भी कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, और इसके बाद ही ग्रीनलैंड जो है क्रिटिकल मिनरल्स का खजाना है, यहां पर क्रिटिकल मिनरल्स का खजाना है यहां पर, तो क्रिटिकल मिनरल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये कारण रहा है। अब यहां पर जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने फ्राइडे को कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स वुड यूज मिलिट्री फोर्स टू सीज ग्रीनलैंड, वार्निंग दैट सच अ मूव वुड हैव ग्रेव कंसिक्वेंसेस फॉर नेटो। नेटो के लिए ये बहुत ज्यादा बहुत ही ग्रेव कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है नेटो का, ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेलोनी जी ने कहा है। ठीक है, और यहां कहा है कि ये जो चीज है, ये जो भी ऑपरेशंस वीकेंड यूएस मिलिट्री ऑपरेशन दैट सीज्ड लीडर ऑफ वेनेजुएला, ये कंसर्निंग इश्यूज हैं जो कि हमें एड्रेस करने होंगे। ठीक है, इस चीज को देखते हुए यहाँ पर ये पूरी बात जो हमने अभी पिछले भी आर्टिकल्स में देखी थी, पिछली क्लासेस में, वो हमने पूरी रिवाइज कर ली है। आपको भी रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है, नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से बनाइए और उन्हें यूज कीजिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये न्यूज आपको थोड़ी सी ऐसी दिख रही है, फोटो वाली इमेज है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट इमेज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्पीशीज एंड न्यूज से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अगर आज के पूरे पेपर में जो न्यूज है वो यही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। यहां पर आपको एक फ्रॉग दिख रहा होगा। ठीक है, इसी फ्रॉग के ऊपर, स्पीशीज एंड न्यूज के ऊपर ये पूरी
चीज कही गई है। यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, दिल्ली विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट ने दो नए प्रजाति खोजी हैं फ्रॉग की, फ्रॉग स्पीशीज खोजी है। कहां पर खोजी है? अरुणाचल प्रदेश के रिमोट माउंटेन्स में, बहुत घने माउंटेन्स में, जंगलों में इसको अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में खोजा गया है यहां पर। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं कि किस स्पीशीज कौन सी है, स्पीशीज के नाम क्या है, हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रॉग स्पीशीज इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में फ्रॉग की स्पीशीज मिली हैं, रेयर स्पीशीज मिली हैं। ठीक है, ये जो सबसे पहली चीज है, ये स्पीशी किस जेनस से, किस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं जीनस लेप्टोब्रेशियम, लेप्टोब्रेशियम। जीनस लेप्टोब्रेशियम, ये जो स्पीशी है ये मिलती है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ये स्पीशीज पाई जाती है, जो कि अभी फिलहाल कहां डिस्कवर करी गई है? अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर हुई है। ठीक है, कौन कौन सी दो स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, उनके नाम याद रखने हैं आपको। पहली स्पीशी सोमन्स स्लेंडर आर्म फ्रॉग, सोमन्स स्लेंडर आर्म फ्रॉग, ये मिला है हमें अरुणाचल प्रदेश के तिवारी गांव में, तिवारी गांव, अरुणाचल प्रदेश के तिवारी गांव में ये मिला है। इसके बारे में अगर हम और जाने कि क्या होता है, ये सोमान स्लेंडर आर्म फ्रॉग, जो अभी आपने फ्रॉग की फोटो देखी, उसका नाम है सोमान स्लेंडर आर्म फ्रॉग। ये सोमान एक व्यक्ति का नाम है जिसने डिस्कवर किया है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, सोमान स्लेंडर आर्म फ्रॉग। ठीक है, कहां मिलता है? ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहां मिलता है। इसमें मेल्स जो होते हैं, ठीक है, मेल्स टिपिकली कॉलिंग, males typically calling from the banks of forest streams। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उसमें जो नदियां होती हैं, उन नदियों के किनारे ये मेल जो होते हैं, फ्रॉग के की स्पीशी के जो मेल मेंबर्स होते हैं, वो यहां से कॉलिंग देते हैं, बुलाते हैं। ठीक है, कॉलिंग करते हैं। अगर आप कभी किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए हो तो आपने ये कॉलिंग शब्द जो है जरूर सुना होगा। तो ये एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो आप याद रखिए। यूपीएससी कभी कभी इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है। ठीक है, अगर हम और बात करें कि इस जो फ्रॉग मिला है इसकी दिखने में कैसा है, ग्रेइश ब्राउन है, ये ग्रेइश ब्राउन कलर का है। ठीक है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है। सिल्वर ग्रे ब्लू आईज हैं इसकी, सिल्वर ग्रे ब्लू आइस। ठीक है, बस नाम याद रखना है। सोमान स्लेंडर आर्म फ्रॉग तिवारी गांव में मिला है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। मेल की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, टिपिकली कॉलिंग फ्रॉम द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, फॉरेस्ट स्ट्रीम, जो नदियां होती हैं वहां के किनारों से ही आवाज लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो स्पीशी मिली है दैट इज मेचुका, मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग। मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग, ये एक और फ्रॉग की स्पीशी मिली है, मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग। ये मिला है आपको मेचुका टाउन में, मेचुका जो नगर है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर मिला है। ये कहां मिलती है स्पीशी? ये आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगी। ठीक है, ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगी और एडजॉइनिंग जो उसके आसपास के ग्रासलैंड्स हैं, जो आसपास के ग्रासलैंड्स हैं वहां पर मिलेगी। ठीक है, मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग कहां पर? ये मेचुका जो जगह है वहां पर डिस्कवर हुआ है, मेचुका टाउन में, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट और एडजॉइनिंग ग्रासलैंड्स में ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो आई है, ये जो फ्रॉग पाए गए हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र रिवर। तो प्लीज अपनी जो एटलस है इंडियन पॉलिटिकल मैप उसे खोल लीजिए। ठीक है, प्लीज ओपन इट
एक बार ओपन कर लीजिए और देखते हैं इस ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये रिवर है, न्यूज में है तो पूछा जा सकता है क्यों न्यूज में क्यों बताई गई है यहां पर, कि कभी कभी ये जो फ्रॉग है ये चाइना में इसकी कभी कभी गलती से डिस्कवरी हुई है, लेकिन होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इन फ्रॉग का एक बायो जियो फिजिकल बैरियर है, बायो जियो फिजिकल जियोग्राफिकल बैरियर, एक तरह से बैरियर बना देता है। अगर आपने एनवायरमेंट इकोनॉमी पढ़ी हो तो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, ज्योग्राफिकल बैरियर्स होते हैं, तो ये ज्योग्राफिकल बैरियर है ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसकी वजह से ये फ्रॉग इंडिया में ही पाया जाता है, चाइना की तरफ नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी एक बायो ज्योग्राफिकल बैरियर की तरह से काम करती है चाइना और अरुणाचल के बीच, ठीक है। अब इस ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम वेस्ट टू ईस्ट ट्रिब्यूटरीज देखें, ठीक है, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज आई थी 2024 के एग्जाम में क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए, वेस्ट टू ईस्ट की ब्रह्मपुत्र रिवर की जो है हम देख लेते हैं ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं सबसे वेस्ट में है तीस्ता, सबसे वेस्ट में है तीस्ता, उसके बाद संकोश, तीस्ता के बगल में नॉट नियर, जस्ट तीस्ता के बाद संकोश आती है, संकोश के बाद आती है मानस, ठीक है, मानस के बाद सुबनसिरी, सुबनसिरी आती है, सुबनसिरी के बाद आपकी आती है कामेंग, सुबनसिरी के बाद कामेंग, कामेंग के बाद लोहित, और लोहित के बाद आती है आपकी दिबांग, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे वेस्ट में है तीस्ता, उसके बाद संकोश, मानस, सुबनसिरी, कामेंग, लोहित, दिबांग। इसका एक निमोनिक आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अपने याद रखने के लिए एक निमोनिक क्रिएट कीजिए। अगर थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी चाहिए निमोनिक्स बनाने में, अगर आप खुद निमोनिक बनाएंगे तो आपको रिटेंशन जो है वो लंबे समय तक रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको निमोनिक दे दूंगा तो आपके भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इतना डिपेंडेंट मत होइए किसी पर भी, ओके। आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे अप्लाई करना है वो ज्यादा जरूरी है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है, तो अल्टीमेटली अगर आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आपको अपना जिला जो है, अपना एरिया जो है वो खुद संभालना होगा, ठीक है। तीस्ता, संकोश, मानस, सुबनसिरी, कामेंग, लोहित, दिबांग, ठीक है। TSMSKLD ये लेटर्स हैं, एक निमोनिक बनाइए अपने लिए, ठीक है। इसमें जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है सुबनसिरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी। तीस्ता संकोश, तीस्ता संकोश कामेंग, तीस्ता संकोश मानस, सुबनसिरी, तीस्ता संकोश मानस, सुबनसिरी, कामेंग, लोहित, दिबांग। इस ऑर्डर को आप याद करेंगे, ठीक है। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी, वेस्ट टू ईस्ट लगाने में यूज हो सकता है, याद रखेंगे। सबसे एंड में जो है वो आपकी सबसे वेस्ट में है तीस्ता और ईस्ट में है दिबांग, और दिबांग के इधर लोहित पड़ेगी और यहां संकोश पड़ेगी, ठीक है। ये चार में से कोई ना कोई दो ऑप्शन या एक ऑप्शन तो आपके उसमें रहेगा ही, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी हिंट है हमारी तरफ से। तो ये था आज की पूरी क्लास में, आज के पूरे न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उनका एनालिसिस, ठीक है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।